रेशियो के जितने कंसेप्ट अब तक किए हैं, क्या उससे पेपर में जाके क्वेश्चन हो जाएगा? मतलब जो जो सीखा हमने, वो मिक्सिंग वाले क्वेश्चन सीखे और डिवाइड, ये सारी चीजें करनी सीखी, क्या उससे क्वेश्चन आते हैं पेपर में? और पेपर में अगर क्वेश्चन आते हैं, क्या हमसे सोल्व हो जाएगा? यही आज चेक करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेशियो के टॉपिक से आए हुए हैं। हम भी तो देखें कि जितना हमने साथ में तैयारी की है उससे क्या क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। कैट 22, 23 जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने प्रीवियस ईयर से 5 क्वेश्चंस उठाए हैं ताकि आपको पता लगे अच्छा क्वेश्चन हो रहे हैं। नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठे हो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना बहुत मजा आएगा। यहां से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जितने कंसेप्ट हमने किए बहुत इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे। करें स्टार्ट फिर क्लास आज की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 5 ही क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैट 22 का दैट इज स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। देखते हैं। पिंकी स्टैंडिंग इन अ क्यू एट अ टिकट काउंटर। ठीक है, पिंकी कहां खड़ी है? टिकट काउंटर पे। आगे सपोज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग ahead of the Pinky to the number of persons standing behind her in the queue is 3:5। बहुत सिंपल है। यहाँ हमारी पिंकी जी खड़ी हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या है? टिकट, हो इसको क्या हो गया, दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे पिंकी जी खड़ी हैं, बिल्कुल। यहाँ पे क्या है हमारे पास? दैट इज टिकट काउंटर है। उनके आगे कितने लोग खड़े हैं और पीछे कितने लोग खड़े हैं, उसकी रेशियो क्या है? 3:5। टिकट काउंटर, पिंकी जी, 3:5। आगे चलते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू इज लेस देन 300, अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो इस पूरी क्यू में लगे हुए हैं 300 से कम है, देन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी। यहाँ पे मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं हमें वो बताना है। आपको पता है ना, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें ऑप्शन नहीं होते, आपको आंसर लिखना होता है। ये वही टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन नहीं है, आपको आंसर खुद लिखना है। क्वेश्चन क्लियर है? पिंकी है, उसके आगे उसके पीछे कितने लोग हैं, उसकी रेशियो क्या है? 3:5। टोटल मेंबर्स कितने? लेस देन 300। हमें बताना है कि उसके आगे मैक्सिमम कितने लोग खड़े हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन समझ आया? खुद से रीड करो पॉज करके। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया सोल्यूशन पे मत आना मेरे साथ, पहले क्वेश्चन खुद से रीड करो। अब आगे देखो क्या करना है, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे उसने क्या है कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 300 से ज्यादा नहीं हो सकते। उसने टोटल नंबर बताया नहीं, उसने ये बताया 300 से कम है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया। जब हमें एग्जैक्ट नंबर टोटल नहीं पता होता तो हम यूनिट x लेते हैं। तो हम यहाँ पे यूनिट क्या लेंगे? x। तो यहाँ पे आगे कितने खड़े हैं? 3x, और पीछे कितने खड़े हैं? दैट इज 5x। ये चीज मैंने आपको बताई थी, जब टोटल नंबर ऑफ नहीं दिया होता कि हम उससे यूनिट निकाल पाए तो हम x यूनिट ले लेते हैं। तो 3x आगे खड़े हैं, 5x उसके पीछे खड़े हैं। ठीक है, अब उसने कहा टोटल 300 से ज्यादा नहीं हो सकते। 3x ये वाले, एक खुद पिंकी प्लस ये उसके पीछे वाले 5x, ये 300 से ज्यादा नहीं हो सकता। उसने कहा था ना लेस देन 300 है। 3x ये पिंकी प्लस 1, ये 5x क्या है? लेस देन 300। आगे देखते हैं ये क्या बनेगा? 3x प्लस 5x, 8x प्लस 1 इज लेस देन 300। 8x इज लेस देन 299। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? x इज लेस देन 299। भाई 8 आप 299 को 8 से करो, क्या आएगा? 8 सीधा 24, ये बचेगा 5, ये 9, यहाँ क्या बनेगा? 8 7 दा 56, ये बचेगा 3, 8 3 दा 24, 37.3। x की वैल्यू 37.3 से कम हो सकती है। अब x है क्या? यूनिट है। नंबर ऑफ पर्संस के बारे में बता रही है, तो नंबर ऑफ पर्सन 37.2 तो नहीं हो सकते, 37.1 तो नहीं हो सकते, पूरे नंबर होंगे। तो x की वैल्यू 37.3 से कम क्या हो सकती है? दैट इज 37, 36, 35 ऐसी वैल्यू होगी। उसने कहा है मैक्सिमम नंबर बताओ जो आपको लगता है इसके आगे खड़े हो सकते हैं। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू 37 ही उठा लेती हूँ। मेरी बात समझे? उसने कहा मैक्सिमम नंबर बताओ जो इसके आगे खड़े हो सकते हैं। इसके आगे कितने लोग हैं? 3x है, मुझे x की वैल्यू चूज करनी है। अगर मैक्सिमम नंबर ढूंढने तो मैं x की बड़ी वैल्यू ही चूज करूंगी, दैट इज 37। तो कितने लोग खड़े हो सकते हैं? 37 into 3 दैट इज 111। इनके आगे, पिंकी के आगे जो मैक्सिमम लोग खड़े हो सकते हैं दैट इज 111। यही हमारा आंसर है।
है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन खुद बता रहा होता है कैसे होना है। आगे हमें यूनिट नहीं पता लग रही थी, यूनिट निकालना होता है ना हमें जब भी ऐसे रेशो दी होती है। हमने x मान ली, मतलब पिंकी के आगे 3x है, पिंकी के पीछे 5x है, टोटल लेस देन 300 है। पिंकी को काउंट करना मत भूलना, उसने कहा था पूरी लाइन में लेस देन 300 है। सॉल्व करा, x की वैल्यू लेस देन 37.3 है। हमने इंटीजर उठाना है, 37 हो सकते हैं, 36, 35 ऐसे हो सकती है। उसने कहा मैक्सिमम नंबर चाहिए, हमने यहाँ से 37 उठाया। 37 आंसर नहीं है, पिंकी के आगे 3x लोग खड़े हैं तो 3 into x दैट इज 3 into 37। आंसर 111 इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन मुश्किल था नहीं ना? तो रेशो से क्वेश्चन आते हैं और डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत इजी होते हैं। एक बार आपको कंसेप्ट पकड़ना है। आगे देखो क्या है, कैट 23 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड पर वीक बाय 2 कॉइन कलेक्टर्स ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। दो लोग हैं ए एंड बी, ये क्या करते हैं, कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं, तो इनकी रेशो क्या होती है 3:4। पेपर में रेशो दिख जाए ना आपको, एक बार क्वेश्चन देख लेना। हो सकता है रेशो वाले क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस वाले टॉपिक में भी मिक्स होके आ जाते हैं। मतलब रेशो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी है, तो अगर आपको कहीं रेशो दिख जाता है तो उस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़ना। मैं बोलती हूँ ना, पहले ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ो, सिचुएशन समझो, फिर उसको सॉल्व करना शुरू करना। जिसमें रेशो दिख जाए एक बार कोशिश जरूर करना, वो क्वेश्चन ईजी हो सकता है, पढ़ना जरूर अच्छे से, क्या पता आपको सिचुएशन समझ आ जाए और पेपर में क्वेश्चन हो जाए। ये क्या है, ए बी हमने ले लिया 3:4। दो लोग हैं जिनकी कॉइन कलेक्ट करने की क्या रेशो है, ए 3 करता है तो बी कितना करता है 4, ये रेशो है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन 5 वीक्स इज मल्टीपल ऑफ 7। ये 1 वीक का डाटा है, ये पर वीक का डाटा है। वो कहता है अगर 5 वीक्स में कलेक्ट करता है तो 7 के टेबल पे जाता है। 5 वीक्स में कितना कलेक्ट करता है, ऐसा नंबर कलेक्ट करता है जो 7 के टेबल पे कट हो जाए। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय बी 3 वीक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5। और जो बी है, सॉरी मल्टीपल ऑफ 24, और जो बी है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है 3 वीक्स में कितने, इतने कॉइन कि अगर मैं उसे 24 से डिवाइड करूं तो पूरा पूरा कट हो जाए। मेरी बात ध्यान समझना, ए बी दो लोग हैं, 3:4 में कॉइन्स इकट्ठे करते हैं। कहते हैं जो ए है 5 वीक्स में इतने कॉइन इकट्ठे करता है कि उससे जो नंबर आता है ना कॉइन्स कितने इकट्ठे किए, अगर मैं उसको डिवाइड करूं वो 7 से पूरा पूरा कट हो जाता है। मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 7 के टेबल पे आता है, वो पूरा पूरा 7 से कट हो जाएगा। बी की बात करें 3 वीक्स में इतने कॉइन्स इकट्ठा करता है, वो नंबर देखूं ना तो 24 से कट हो जाता है। देन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन 1 वीक। हमें बताना है कि ए ने कम से कम कितने कॉइन्स कलेक्ट किए होंगे 1 वीक के अंदर। क्वेश्चन क्लियर है? ध्यान से देखना। टोटल नंबर ऑफ दे रखे हैं यहाँ पे कॉइन्स, नहीं ना, यूनिट डिवाइड नहीं कर सकते, तो ए के पास 1 वीक में कितने होंगे 3x, बी के पास 1 वीक में कितने होंगे 4x। अगर हम यूनिट डिवाइड नहीं कर पाते 1 यूनिट x ले लेते हैं, तो ए के पास 3x कॉइन्स होंगे 1 वीक के अंदर, बी के पास 4x कॉइन्स होंगे 1 वीक के अंदर। फिर उसने कहा कि जो A है वो 5 वीक्स में मल्टीपल ऑफ 7 इकट्ठा करता है। 1 वीक में 3 है, 5 वीक्स में क्या होगा 5 into 3x, है ना। 1 वीक में कितना किया 3x, 5 वीक्स में 5 into 3x। इसका आंसर क्या बनता है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 7। ये A की बात हो रही है। B क्या करता है, B इन 3 वीक्स, 1 वीक में कितना है 4x, 3 वीक्स में कितना होगा 3 into 4x। ये 1 वीक का है ना, 3 वीक्स का कितना होगा 3 into 4x, वो कितना आएगा दैट इज मल्टीपल ऑफ 24। क्या आएगा मल्टीपल ऑफ 24। मल्टीपल का मतलब इसके टेबल पे जा रहा होगा। अगर मैं इस नंबर को कट करूं 24 से, पूरा पूरा कट हो रहा होगा, एक आंसर मिल रहा होगा, पॉइंट्स में आंसर नहीं आ रहे होंगे। मल्टीपल का मतलब उस टेबल में जा रहा होगा, उस टेबल पे कट कर रहा होगा, ये मल्टीपल का मतलब होता है। अब ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। अब ध्यान से, अब 5 into 3x कितना हुआ 15x इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ दैट इज 7, है ना। यहाँ पे देखो 3 4 12x इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ दैट इज 24। 15x को मल्टीपल बनना है 7 का, मतलब इसे 7 के टेबल पे कट होना पड़ेगा। 15 तो 7 के टेबल पे कट नहीं होता, तो इस x को ही ऐसा होना पड़ेगा जो 7 के टेबल पे कट हो पाए। मेरी बात ध्यान समझना, अगर 15 लिखा है, मुझे इसको 7 के टेबल पे कट करना है, या तो 15 into 7 हो तभी 7 से कैंसिल होगा, या 15 into 14 हो, देखो 7 to the 14 आंसर 30, तभी ये 7 से कट होगा।
अगर 15 मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, ये 7 के टेबल पे कट नहीं होता, तो इसके साथ x मल्टीप्लाई होने वाला 7 से कट होना चाहिए, वो हमने नंबर लेना है। तो x की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, यहाँ पे x लेने के क्या चांसेस है मेरे, दैट इज 7 ले सकती हूँ, 14 ले सकती हूँ, 21 ले सकती हूँ। क्लियर है बात? चले, ये बात समझ आई ना। अब यहाँ पे 12x की बात करते हैं। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 24, मतलब ये 24 के टेबल पे कैंसिल होता होगा, 12 तो नहीं होता। मैं x को 1 डालूंगी, वो 12 बनेगा, वो नहीं कैंसिल होता। x को 2 डालूंगी, 12 टू द 24, 24 तो 24 को कट कर सकते हैं, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। 3 डालूंगी, 12 3 द 36, 36 24 के टेबल पे जाता है, नहीं जाता, तो 3 नहीं हो सकती। 12 4 द कितना होता है, दैट इज 48। क्या ये जाता है 24 के टेबल पे, यस, तो मैं x की वैल्यू 4 ले लेती हूँ। क्या मैं एक एक वैल्यू चेक करूंगी, नहीं, आप रियलाइज करोगे 2 4 6 8 ये सारे इवन नंबर पे जो है वो 24 के टेबल पे कट हो जाएगा। आप x की वैल्यू 6 डाल के देख लो, 12 इंटू 6 आप 24 से कैंसिल करके देख लो, 6 4 द 24, 4 3 द 12, देखो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, पॉइंट पे आंसर नहीं आ रहा है, तो 12 इंटू 6 करके भी वो 24 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, इट मींस यहाँ 6 की वैल्यू भी आ सकती है। तो मुझे समझ आ गया 2 4 6 8 सारे इवन नंबर यहाँ x की वैल्यू हो सकते हैं अगर इसे मल्टीपल ऑफ 24 बनना है। ये चीज समझ आई, ये मेरे को टाइम लग रहा है समझाने में, एक बार कंसेप्ट समझ आ गए। क्वेश्चन में मैक्सिमम इसमें 5 to 7 सेकंड्स, इससे ज्यादा नहीं, इतना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने में चाहे 1 मिनट लग जाए, लेकिन उसी 5 to 7 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लोगे। समझ आई? चलिए फिर फटाफट से करें। चलो फिर अब करते हैं इसको। x की वैल्यू ऊपर से ही पता लग गई, नीचे से भी। अब कौन सी है जो इससे मैच कर देगी, जो दोनों में वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखो, यहाँ सारी इवन वैल्यूज आएंगी, ऊपर कौन सी आ रही है, 14 और 7 और 14। हमें कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, मिनिमम या मैक्सिमम? देखो यहाँ क्या लिखा है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स। हमें मिनिमम नंबर पॉसिबल, हमें क्या ढूंढना है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय a इन 1 वीक। a के 1 वीक के कितने हैं, 3x। मुझे इस 3x की ही वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मुझे x चाहिए होगा। समझ आ रही है? उसके लिए क्या चाहिए होगा, x चाहिए होगा। मुझे a के ही कॉइन्स बताने हैं 1 वीक में, वो 3x है, मुझे उसके लिए x चाहिए होगा, वो भी मिनिमम कॉइन्स बताने हैं। तो इसमें देखो x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैं 7 ले नहीं सकती, इसमें नहीं है। 14 ले सकती हूँ, बिल्कुल, ये सारे इवन हैं और 14 ही सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों में आ रहा है। 2 4 6 8 नहीं ले सकती क्योंकि इसमें नहीं आ रहा। इन दोनों में कॉमन नंबर सबसे छोटा नंबर 14 ही है, 7 आ नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है, 14। अब देखो 14 ही इन दोनों में कॉमन है जो सबसे छोटा है, तो x की वैल्यू मैं क्या ले सकती हूँ, दैट इज 14। यहाँ पे डाल, सो यहाँ से 3 इंटू 14 कितना हुआ, दैट इज 42। तो यहाँ पे मिनिमम 42 कॉइन्स होंगे जो a के पास कलेक्ट करता है वो 1 वीक के अंदर। बताओ कहाँ दिक्कत आई है? कंसेप्ट समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। पहले आपका मेन काम है स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। मेरी स्टेटमेंट पढ़ाने के बाद 2 मिनट पॉज करके खुद भी एक बार स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर मेरे से सोल्यूशन पे आना है। क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे से समझ आएगा, सोल्यूशन भी। चलें थर्ड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन देखो, कैट 2022 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। इन अ विलेज द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल इज 5:4। मेल से फीमेल की रेशियो क्या है, दैट इज 5:4। बिल्कुल सही। आगे देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू लिटरेट फीमेल्स। लिटरेट में से कितने हैं, देखो मेल्स और फीमेल्स की कितनी है, 2:3। आगे देखो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलिटरेट, जो पढ़े लिखे नहीं है, कितने हैं उनके, फीमेल्स मेल्स टू फीमेल इज 4:3। ये इलिटरेट है, ये क्या है, इलिटरेट है। मेल्स और फीमेल्स की कितनी है, दैट इज 4:3। If 3600 मेल इज द इन द विलेज आर लिटरेट, अगर 3600 जो मेल्स हैं वो क्या है, लिटरेट है, मतलब वो पढ़े लिखे हैं, देन नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेजेस, हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बतानी है विलेज में। हमें यहाँ पे रेशियो दी है मेल्स फीमेल्स की, कितने यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, कितने अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें ये सारा डाटा दिया गया है। हमें ये बता दें कि 3600 है जो लिटरेट है, ये मेल है ही कितने हैं, 3600 है जो पढ़े लिखे हैं। हमें टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बतानी है। क्या हमें टोटल नंबर ऑफ पर्संस दिए हुए हैं, नहीं, मतलब मैं यूनिट नहीं निकाल सकती। अगर यूनिट नहीं निकाल सकते, खुद से लेना होता है, तो यहाँ पे हम मेल्स कितने लेंगे, 5x, यहाँ पे फीमेल्स कितने लेंगे, दैट इज 4x। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स निकालनी है ना, मतलब मुझे ये 4x की वैल्यू निकालनी है। ये बात समझ आई? यहाँ पे भी टोटल लिटरेट इलिटरेट का कोई भी हमें टोटल नंबर नहीं दे रखा,
तो इसको भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, दैट इज कुछ लेना पड़ेगी यूनिट, इसकी यूनिट y ले लो, दैट इज 2y 3y, अलग रेशो यूनिट अलग, ये एक रेशो अलग थी x ली, ये अलग रेशो है y ली, ये अलग रेशो है, इसकी यूनिट अलग लेंगे 4z 3z, मतलब टोटल मेल्स 5x है, टोटल फीमेल्स 4x है, उसमें से जो लिटरेट मेल्स है वो 2y है, फीमेल्स कितनी है 3y है, इलिटरेट मेल्स 4z, इलिटरेट फीमेल्स 3z। उसने बोला 3600 मेल जो है वो लिटरेट है, मेरे पास लिटरेट मेल्स कितने हैं 2y, क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 3600, यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1800, है ना, इस y की वैल्यू क्या आ गई 1800। अगर y की वैल्यू पता लग गई तो यहाँ पे देखो 2y कितना होगा 3600 और 3y 3 into 1800 दैट इज 5200, सॉरी 5400 लिख दे यहाँ पे, ये लो 5400। मुझे एक y मिलने से ये पता लग गया कि लिटरेट मेल कितने 3600, लिटरेट फीमेल कितने 5400। ये बात समझे, जो डाटा दे रखा था मैंने उससे सारी चीजें निकाल ली, अब क्वेश्चन करूंगी। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, बहुत इजी चीज बता रही हूँ, हम मेल्स को ऐड करते हैं, ये कितना है 3600 मेल्स, यहाँ पे कितने हैं पता नहीं, दैट इज 4z, ठीक है। यहाँ पे नीचे टोटल फीमेल्स लिखते हैं, यहाँ पे कितने हैं 5400, ये फीमेल्स कितने हैं 3z, टोटल मेल फीमेल क्या होंगे, लिटरेट और इलिटरेट वाले को ऐड कर दो, टोटल मिल जाएगा। तो मैंने दोनों मेल्स को ऐड किया, 3600 प्लस 4z, फीमेल्स नीचे ऐड करें 5400 प्लस 3z, टोटल मेल्स है कितने, दैट इज 5x, टोटल फीमेल्स है कितनी, दैट इज 4x, ये इसके इक्वल होगा, टोटल मेल्स इज इक्वल टू टोटल मेल्स, टोटल फीमेल इज इक्वल टू टोटल फीमेल्स। अब फटाफट से क्वेश्चन करना है, ये हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे, ये हमने लिटरेट प्लस इलिटरेट को ऐड करके निकाला है, बस अब कैलकुलेशन है, सुपर इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ये तो x x कैंसिल है, 3600 प्लस 4x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 5400 प्लस 3z इंटू 5। जल्दी जल्दी से सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ क्या आएगा, दैट विल बी 36 इंटू 4 करेंगे 144, that will be 1440, 4 for the 16x is equals to 54 into 5 करेंगे, that will be 20, 25 plus 2 27 हो जाएगा, 27000 plus 15z। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास z है ना, हाँ जी ये मेरे पास z है 4z, तो ये भी z होगा, ठीक है, 16z माइनस 15z, ये z बन गया, 27123, ये बनेगा 12441, माइनस करेंगे उधर जाके, ये 0 0 10 में से 4 गए 6, 6 में से 4 गए 2, और ये बनेगा 2 में से 1, 12600, ये मेरे पास z की वैल्यू आ गई। क्या आपके पास भी यही आ रही है, बताओ, यही आ रही है आपके पास वैल्यू, आपको z की वैल्यू मिल गई 12600, इट मींस मुझे क्या करना है, यहाँ z की वैल्यू डालनी है। अभी z की वैल्यू डाल देते हैं, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, z की वैल्यू डालेंगे, क्या बन जाएगा यहाँ से, दैट इज, मुझे तो टोटल फीमेल्स चाहिए ना, यहाँ पे कितनी है 5400, यहाँ से भी मिल जाए, टोटल को ऐड कर दूंगी दोनों को, मुझे टोटल फीमेल्स मिल जाएंगी। यहाँ कौन से लिटरेट फीमेल्स, ये कौन से इलिटरेट फीमेल्स, दोनों को ऐड कर दूंगी, मुझे टोटल फीमेल्स मिल जाएंगी। ऐड करते हैं, दैट इज 3 इंटू z कितना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 12600, इसको 3 से करते हैं, 126 इंटू 3 दैट विल बी 18, 3 to the 6 7, 3 3 7 8 दैट इज 00, ये 37800 हो गया। यहाँ पे कितने थे 5400, यहाँ पे लिटरेट होगा या इलिटरेट होगा, दोनों को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स मिल जाएगी। यहाँ फीमेल्स कितनी थी, दैट इज 5400, वहां कितनी है 37800, बस ऐड कर दो, 8 4 12 आ जाएगा, ये 8 और 5 कितना हुआ 13, 43200, जो मेरे पास फीमेल्स हैं टोटल नंबर वो कितनी है 43200। हमें x की वैल्यू नहीं मिली तो हमने इस 4x से काम नहीं किया, मुझे z मिल गया, कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, दैट इज 3 इंटू z तो था ही, यहाँ पे मेरे को पता था कितने फीमेल्स हैं, 3 इंटू z करके यहाँ की फीमेल्स भी निकाल ली, दिस प्लस दिस ने मुझे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स दे दी, दैट इज 43200। जब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जो हमें मिलता जाता है उसकी हेल्प से हम काम करते जाते हैं। मुझे z मिला, मैंने z से काम कर लिया, x मिला होता मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके पहले मिल जाता टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, लेकिन मुझे z मिला तो ये प्लस दिस ने टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स दे दी। क्लियर है ये चीज, पक्का देख लो, टोटल नंबर में से तो उसने बताया कि टोटल मेल्स इतने हैं फीमेल्स इतने हैं, उसमें से पढ़े लिखे इतने हैं, पढ़े लिखे उतने नहीं है। जब मैं पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखों को ऐड कर दूंगी टोटल नंबर ही तो बन जाएगा,
मेरी बात समझ आ रही है? क्वेश्चन समझ आया ना? एक चीज बहुत क्लैरिटी से देखो, एक बार ना चार्ट बना के समझा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो ना वो क्लियर हो जाए। मान लो आपको मेल्स और क्या दे रखे हैं, फीमेल्स दे रखे हैं। ध्यान से देखना, मेल्स और क्या दे रखे हैं, फीमेल्स दे रखे हैं। जो कितने थे हमारे पास, 5x 4x, ठीक है। मेल कितने लिटरेट थे, दैट इज 2, तो मैंने इसकी रेशियो 2y दी थी, है ना। और फीमेल्स कितनी लिटरेट थी, 3, तो ये आएगी 3y। क्लियर है चीज? आगे देखो, इलिटरेट कितने थे मेल्स, 4, दैट इज 4z। फीमेल्स कितनी थी, दैट इज 3z। इन दोनों को मिला के मेल्स, देखो लिटरेट इलिटरेट को मिला के तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स बना था, यहाँ पे फीमेल इलिटरेट और लिटरेट को मिला के तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल बना था। तो मैंने क्या किया, इस 3y + 3z को निकाल के ऐड कर लिया, y भी निकाला, z भी निकाला, दोनों को ऐड किया, मुझे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स मिल गई। ये बात समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैट 2023 का क्वेश्चन है, अनिल मिक्सेस कोका कोला विद द शुगर इन द रेशियो 3:2 टू प्रिपेयर अ मिक्सचर ए। एक मिक्सचर बनाने के लिए उसने 3:2 में ऐड किया कोका कोला विद शुगर। कर देते हैं, कोका कोला शुगर कितने में, 3:2 में। इससे क्या बना, मिक्सचर ए। आगे बढ़ते हैं, एंड कॉफी विद शुगर इन द रेशियो 7:3। कॉफी भी लाई गई, ठीक है, उसमें कॉफी और शुगर को ऐड किया। कॉफी कितनी है, 7, और शुगर कितनी है, 3। मेरे पास शुगर यहाँ है, ये आएगा 3, कॉफी के नीचे कॉफी लिख दो। कॉफी और शुगर की रेशियो दे रखे, देखो कॉफी विद शुगर 7:3, मतलब शुगर कितनी है, 3, शुगर के नीचे 3, कॉफी के नीचे 7 आ गया। आगे, ही कंबाइंस मिक्सचर ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। उसने कंबाइन किया मिक्सचर को किस रेशियो में, 2:3 में। मतलब ए और बी से हमें कंबाइन मिक्सचर बनाने वाले हैं, दैट इज 2:3। मिक्सचर बना लेंगे, आगे देखते हैं। इफ ही मिक्सेस सी विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, जो सी वाला मिक्सचर है, अगर जितना भी हमारा सी वाला मिक्सचर बना इस ए बी को मिलाने से, अगर उतना ही हम उसमें मिल्क डाल दें, तो हमने बताना है परसेंटेज ऑफ शुगर कितनी होगी, 21, 24, 16, 17। मैं दोबारा बता रही, क्वेश्चन ध्यान समझना। ए और बी मिक्सचर है, दोनों को कंबाइन करके एक सी मिक्सचर बनाया जा रहा है। सी मिक्सचर की कुछ क्वांटिटी होगी, जितनी वो क्वांटिटी अगर उतना ही मिल्क उस सी मिक्सचर में डाल दिया जाए, वो कंप्लीट सी मिक्सचर में मिले हुए मिल्क के साथ कितनी परसेंटेज ऑफ शुगर होगी, ये हमें बतानी है। ध्यान से चीजें समझना। ए और बी मिक्सचर ये है, पहले हम इसे सी मिक्सचर बना लें। ध्यान समझना, सी मिक्सचर के लिए ये देखना होता है, कोई भी हम जब मिक्सचर बनाते हैं दो को मिला के, तभी हम ऐड कर सकते हैं वहां पे रेशोज जब वहां का बेस सेम हो। मैंने आपको ये चीज समझाई थी। 3 + 2 5, 7 + 3 10, इनके बेस सेम नहीं है, बेस सेम करने हैं। कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों 10 10 हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 2 से करेंगे तो 6, ये आ जाएगा 4, इसको किसी से नहीं करना, 3:7, ये 10 ही रहना, इसको किसी से नहीं करना था, ये आ गया। अगर एक बार बेस सेम हो, देखो 6 + 4 10, 7 + 3 10, इनके बेस सेम हो चुके हैं, ठीक है। बेस सेम होने का मतलब ये 1:1 में है। हमें तो किस रेशो में ऐड करना है, 2:3 में ऐड करना है। मेरी बात ध्यान समझना, ये जो हमारे पास बना है बेस सेम करके हम इन दोनों मिक्सचर को 1:1 में ले आए हैं। लेकिन जब हमने सी मिक्सचर बनाना है तब हमें इन्हें सेम 1:1 में नहीं ऐड करना है। किस रेशो में ऐड करना है, 2:3 में। तो मैं ऊपर का क्या बनाऊंगी, 2 बनाऊंगी रेशो, नीचे की रेशो क्या बनाऊंगी, 3। मेरे पास जो फाइनल रेशो बनेगी, ध्यान से, इसको 2 से करेंगे 12:8, इसको करेंगे 3 से, दैट इज 9:7। अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास मिक्सचर सी बनेगा। मिक्सचर सी जब बनता है, दो चीजों को कंबाइन करके ऐड ही होती है रेशो, लेकिन ये नहीं जो दिए उन्हीं को ऐड कर दो। पहले बेस सेम बनाओ, 1:1 में लाओ, फिर वो बताते कितनी रेशो में ऐड करना है, 2:3 में। ऊपर वाले को 2 से, नीचे वाले को 3 में। मैंने 2:3 में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इनको ऐड करके मिक्सचर सी बना सकते हैं। देखो यहाँ आ जाएगा 12, ये 8 + 9 17, और यहाँ पे ये 7 रहेगा, ये भी तो 21 बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज 21। इस 3 को भी, इस 7 को भी तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, वो आ गया 21। ये मेरे पास रेशोज होंगी मिक्सचर सी में। किसकी रेशोज है, ये कोका कोला की है, ये मेरे पास शुगर की है, ये मेरे पास कॉफी की है। बताओ इसमें कोई दिक्कत,
क्लियर है चीज? अगर आपको ऐसे दिया हो 3 तब हम ऐसे खेलते हैं। हमने लास्ट क्लास में मिल्क का सीखा था, वहां पे वाटर का मिक्सिंग सीखी थी, ऐसे 3 की मिक्सिंग भी हम कर सकते हैं बेस सेम करके। ये चीज सेम सेम वाले नीचे लिखो, शुगर के नीचे मैंने शुगर लिखा, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी, मेरा मिक्सचर सी बन गया। अब उसने कहा था ये मिक्सचर सी जितना है उसमें उतना दूध डाल दो। ये कितना है मिक्सचर? देखो 12 + 17 + 21, ये टोटल 50 है ना। इसमें 50 ही हम डालेंगे, डाल देते हैं 50 क्या डाला? मिल्क डाला, टोटल कितना हो गया? 100 में 17 मेरे पास शुगर है, टोटल 100 में क्या है? 17 शुगर है, तो कितने परसेंट शुगर हुई? दैट इज 17 ही हुई। मेरी बात समझ आ रही है? 100 में जितनी चीज होती है वही उसका परसेंटेज होता है। देखो ध्यान से, मेरे पास कितनी शुगर है यहाँ पे? 17, टोटल कितना है? देखो मेरे पास शुगर कितनी है? 17, टोटल कितना है? 100। परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। देखो 17% आ गया। ऐसे परसेंटेज निकालते हैं ना, शुगर 17, टोटल कितना है मेरे पास? 100 × 100, 17% आंसर आ गया। 100 टोटल में जितनी कोई चीज होती है वो इसकी परसेंटेज है, 17% शुगर है इसमें। उसने कहा था जितना हमारे पास मिक्सचर सी बनता है उतना ही उसमें दूध डाल दो। 50 था इसका सम, तो मिक्सचर 50 था तो उसमें मैंने 50 ही दूध डाल दिया, टोटल कितना बन गया? 100 में 17 शुगर थी, तो मतलब 17% ही मिक्सचर सी में शुगर है। बताओ यहाँ कोई दिक्कत है तो नहीं ना। चलिए आगे, क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा था क्वेश्चन, मजा आया मिक्सिंग वाले क्वेश्चन करके, और मजा आता ही क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसमें नहीं लिखा ये कौन सी ईयर कौन से स्लॉट से है, लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2 टाइप्स A एंड B आर मिक्स्ड। दो टाइप की टी ए और बी को मिक्स किया गया, देन सोल्ड एट ₹40 पर kg। ठीक है, 2 टी को मिक्स किया गया, उसको 40 पर kg पे हमने बेचना शुरू कर दिया। द प्रॉफिट इज 10%। प्रॉफिट 10% रहता है अगर ए और बी को 3:2 में मिक्स किया जाए, और प्रॉफिट 5% हो जाता है अगर ए और बी को 2:3 में मिक्स किया जाए। मिक्स करके हम चाय बेच रहे हैं, बिल्कुल बेच रहे हैं, मतलब टी बेच रहे हैं। 40 पर kg ही उसका प्राइस है, लेकिन अगर मैं 3:2 में मिक्स करती हूँ तो मुझे 10% का प्रॉफिट मिलता है, और 5% का मिलता है अगर 2:3 में करती हूँ। बात समझ आ रही है? आगे देखो, द कॉस्ट प्राइस पर kg ऑफ ए एंड बी इन द रेशो। मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है ए और बी का, उसकी रेशो निकालनी है, दिस वन और दिस वन। क्लियर है बात? 2 तरह की टी बन रही है, यहाँ पे 2 तरह की टी बन रही है मिक्स करके। देखो जैसे 3:2 में करते हैं तो इतना % प्रॉफिट होता है, 2:3 में मिक्स करते हैं तो इतना % प्रॉफिट होता है। हमने इनकी कॉस्ट प्राइस बतानी है। हमने सीपी एसपी प्रॉफिट ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। जिसने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का कैट के, वो चैप्टर आप देख सकते हो अगर रिवाइज करना चाहते हो। यहाँ पे हमारे पास सीपी और मतलब वो जो प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर है और रेशियो वाला कंबाइन है। मैं क्वेश्चन ये लेकर आई हूँ। देखो ये क्या है हमारे पास? सीपी, ये तो हमारे पास, चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये रहा सीपी और ये रहा एसपी। एसपी तो 40 ही रहने वाला है, कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है, 10% का प्रॉफिट होता है, बिल्कुल होता है। यहां से यहां क्या होता है? 10% का प्रॉफिट होता है। अब ध्यान से देखना, अगर यहां से यहां 10% जा रहा है तो यहां से यहां कितना कम होगा? 10% मतलब 1/10। यहां से यहां क्या होना है? कम होना है। ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला क्या होगा? ऐड होगा, तो यहाँ 1/11 कम हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे सीपी की बात करूं तो 40 × 1 - 1/11 हो रहा होगा। दैट इज 40 × 10/11, 400/11। यहाँ से सीपी बन रहा है इस सिचुएशन से। समझ आई चीज? सेकंड सिचुएशन देखते हैं। जब सेकंड की बात हो रही है, सेकंड में भी क्या है हमारे पास? सीपी एसपी। एसपी कितना है? 40 ही है, लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5%। मतलब यहां से यहां जाते हुए मेरा 5% बढ़ रहा है। 5% मतलब 1/20 बढ़ रहा है। मुझे यहाँ क्या आना है? वापिस आना है। जब वापिस आते हैं ऊपर वाला सेम, नीचे वाला क्या होता है? ऐड। मतलब जो इसकी वैल्यू होगी, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू होगी क्या होगी? 40 × 1 - 1/21, दैट इज 40 × 20/21, दैट इज 800/21। मैंने दोनों सिचुएशन से सीपी निकाल। ध्यान से देखो, दोनों एक ही चीज है, पर दोनों के कॉस्ट प्राइस क्यों अलग अलग पड़ रहे हैं? एक का 400/11, एक का 800/21, क्योंकि दोनों में मिक्सिंग अलग अलग हो रही है। इसमें जो मिक्सिंग हो रही है वो कितनी हो रही है? दैट इज 3:2 में। कितनी हो रही है इसमें मिक्सिंग? ध्यान से देखना, 3:2 में। और इसमें जो मिक्सिंग हो रही है वो किसमें हो रही है? 2:3 में। क्योंकि सामान की मिक्सिंग अलग अलग है, इसलिए दोनों का
सीपी अलग अलग है। ध्यान से, अब मैं क्या मान के चल रही हूं कि यहाँ पे जो ए वालों का सीपी है वो x मान लो, अगर 3 यूज हो रहा है तो वो 3x हो जाएगा। बी वालों का सीपी क्या मान लो, y मान लो। अगर मैं शॉपकीपर हूं, मैं 3:2 में कोई चीज ऐड कर रही हूं, उसको मिक्स कर रही हूं, तो मेरा कॉस्ट प्राइस उस 3:2 पे डिपेंड करता है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि जो मेरा ए का सीपी होगा वो x है, अगर 3 डाल रही हूं तो कितना हो जाएगा, 3x है। बी जो मैं मिक्स कर रही हूं उसका सीपी मैंने क्या ले लिया, y, अगर मैं 2 कर रही हूं तो दैट इज कितना हो जाएगा, 2y। तो यहां पे जो सीपी बनना चाहिए रेशियो के अकॉर्डिंग दैट विल बी कितना हो जाएगा, 3x + 2y, और जो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बना है 400/11। मेरी बात समझ आई है? ये मैंने ए वाले का x ले लिया, 3 थे तो मेरे पास 3x बन गया, बी वाले का y लिया, 2 था तो 2y बन गया। यहाँ पे 2:3 में हो रहा है x का, a का, b का क्या था, y, 2x + 3y = 800/21। ये दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके रेशियो निकालनी है, दैट इज कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस मैंने क्या ली है, xy, मतलब मुझे x/y यहाँ कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ आया? इन दोनों से सीपी निकाले। सीपी अलग अलग कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्योंकि दोनों में मिक्सिंग की रेशियो अलग अलग है। तो इसका सीपी होना क्या चाहिए, मैंने x माना ये वाले का, तो 3x + 2y = ये रहा, और इसका सीपी 2x + 3y = दिस वन। इसको सोल्व करना है, सुपर इजी वे में करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इजीली कर सकते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन में जब रेशियो निकालनी है हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम कर देंगे राइट हैंड साइड को। अगर हमने राइट हैंड साइड दोनों के सेम बना दिए तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे। राइट हैंड साइड सेम करके लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों सेम इक्वेट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इसको पूरा xy कैंसिल करके करोगे बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे लिखोगे 2x + 3y 800/21, पूरा सॉल्व करने में लगे हो, एलिमिनेशन करो, कटिंग करो, बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसीजर। शॉर्टकट क्या है कि आप इसकी राइट हैंड साइड सेम करो। देखो यहाँ क्या है, 800/21, 400/11, 400 से 800 बना सकते हैं, बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको क्या अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अगर दोनों तरफ किया जाए कोई हमें रोक नहीं सकता। मेरे को इसे 800 बनाने से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 800 बनाने के लिए, कोई बात नहीं, इधर कर रही हूँ तो इधर भी कर दो तो सब बैलेंस हो जाता है। इसको 800 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। मुझे यहाँ पे देखो ध्यान से 800/21 चाहिए ना, ये इससे 800 बना देती हूँ। यहाँ 21 नहीं है तो इसको क्या कर देती हूँ, 21 से डिवाइड। तो देखो 800/21 हो गया, 800/21। क्या अभी भी ये सेम है? नहीं, इसमें क्या है, 11 एक्स्ट्रा है, तो इसको नीचे 1/11 से कर दिया। हमने ये दोनों सेम बनाने हैं। देखो ये 800/11/21, 800/11 × 21। अब ये दोनों सेम हो गए। एक बार राइट हैंड साइड सेम हो जाए हम लेफ्ट हैंड साइड सेम कर सकते हैं। इस पूरे को मल्टीप्लाई करें 2/11 से, ये बनेगा 6x बाय यहाँ पे 2/21, 6x/21 + 2 × दैट इज 4y/21। राइट हैंड साइड सेम रहेगी, दैट इज 800/11 × 21। इसको भी करना है, इसको 1/11 से करना था सेम बनाने के लिए, दैट इज 2/11x + 3/11y = 800/11 × 21। देखो दोनों के राइट हैंड साइड सेम हो गए। एक बार राइट हैंड साइड सेम हो जाए हम लेफ्ट हैंड साइड भी सेम कर सकते हैं। जिनको समझ आ गया फटाफट से इन दोनों को इक्वल करो, जिनको समझ आ गया वो सॉल्व करना शुरू करो, जिनको नहीं आया मैं एक बार और बता रही हूँ। इसको इक्वल करो, 4y/21 = 2x/11 + 3y/11। सॉल्व करो जल्दी से, आपको x/y मिल जाएगा जो हमें निकालना है रेशियो। जल्दी से यहाँ पे देखो जिनको नहीं समझ आया, 3x + 2y ये था मेरे पास, ये भी था, इन दोनों को सेम करना था। यहाँ 800 था या 400, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये 800 बन जाए। यहाँ 21 था, मैंने यहाँ पे 21 नीचे दे दिया, सेम बन जाए। यहाँ पे एक 11 एक्स्ट्रा था जो यहाँ नहीं था सेम बनाने के लिए। सेम तभी होता है जब दोनों तरफ सेम हो। एक 11 एक्स्ट्रा था, मैंने यहाँ पे 1/11 कर दिया। हम ऐसा कर सकते हैं अगर दोनों तरफ करें। देखो मैंने इधर भी इक्वेशंस को इससे मल्टीप्लाई किया, ये तो पहले से था, एक्स्ट्रा क्या दिया 2/21, इसलिए सबको 2/21 से किया। ये तो पहले से था, एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई किया 1/11 से, तो इसको किससे किया 1/11 से। अब बस हम सॉल्व करते हैं, दैट विल बी 6x + 4y, यहाँ पे 21 ले जाओ उधर, 2x + 3y, और ये यहाँ पे 11 आ जाएगा। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब क्या करेंगे, 66x + 44y, 21 2 दैट विल बी 2, 42, हाँ 42 बनेगा, x + 3 दैट विल बी 63, y आ जाएगा। सॉल्व करिए यहाँ पे 44, यहाँ पे बनेगा 66x - 42x, 63y -
44y। यहाँ पे सॉल्व करेंगे दैट विल 6 - 2 बनेगा 4, 6 - 4 दैट विल बी 2, 24 बन रहा है हमारे पास, दैट इज x। यहाँ पे देखो y बनेगा, यहाँ पे 13 - 4 करेंगे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 - 4 दैट इज 5 - 4 1, 19y। यहाँ पे x by y 19 by दैट इज 24, 19/24 ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेन चीज थी इसको इक्वेशंस को सॉल्व करने का वे सीखना कि दोनों में जो कम है एक दूसरे को दे दो, वो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों सेम हो गए तो ये लेफ्ट हैंड साइड वालों को भी सेम कर दो और इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लो। अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाली चीज थी। जिसने प्रॉफिट लॉस का चैप्टर किया है उसको ये सारा प्रोसीजर समझ आ रहा होगा कि अगर 10 इधर जा रहा है ये कैसे होगा। अगर प्रॉफिट लॉस नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 क्लासेस है, अच्छे से कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, वहां जाके आराम से देख सकते हो कैसे हमने ये चीजें सीखी है। आई होप आपको चीजें अच्छी से क्लियर है। तो हमने रेशो वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अब हम करेंगे दैट इज प्रोपोर्शन वेरिएशन। इनको अच्छे समझ रहे होंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आ रहा होगा जब हम साथ साथ चीजें सीख रहे होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जितने भी इसकी क्लासेस हैं मैं सारे अपडेट्स देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे। कोई क्लास रह ना जाए, आपको ये भी अपडेट मिलता रहेगा कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लास मिस मत करना, हर चीज का अपडेट आपको मिलता रहे। आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इजीली आपको पता लगता रहेगा क्या क्या चैनल पर आ रहा है और क्या क्या आ चुका है। आई होप यू लव दिस वीडियो। इफ यू लव दिस क्लास please like, share, comment and subscribe to my channel which is Dream Maths. Thank you so much for watching.